कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान, मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है। उन्होंने कहा है कि मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। सिक्योरिटी के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। दरअसल जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव को लेकर अपोजिशन जमातें खासतौर से लगातार इस पर सवाल उठाती रही हैं और इससे पहले कई बार इलेक्शन कमीशन से भी वफ्द जाकर मुलाकात की थी और ये भी मांग की जाती रही थी, जबकि बीजेपी के लीडर लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी अपने तौर पर पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कराए जाने का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। ऐसे में ये बयान काफी अहम है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान, मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। तो क्या ये समझा जाए कि उनके इस कहने का मतलब क्या है? इसके बयान से जो सियासी पार्टियां, उन्हें कितनी इसमें कुव्वत मिलने जा रही है? सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। कुछ इशारा है या क्या है? ऐसे कई सवाल है जो हम अपने इस बारे में डिटेल जो हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले आपको यह बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। बयान के मुताबिक मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह बयान है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर मुनासिब वक्त पर इलेक्शन का ऐलान करेंगे। सिक्योरिटी के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है। इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में बयान दिया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी अरुणिमा, ये जो सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं कि ये कितना अहम इस बयान को माना जाए। मैं आपको पहले बता दूं अपने नाज़रीन को कि अरुणिमा हमारे एडिटर होम स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स हैं। अरुणिमा, इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या इस बयान से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हौसले बढ़ेंगे? देखिए, अटकलें लगाई जा रही कश्मीर में चुनाव को क्या इन असेंबली इलेक्शन क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उसके साथ होंगे? बट इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। सिर्फ ये कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर जब भी उनको लगेगा कि इस हिसाब से कोई फैसला किया जा सकता है तो वो कम्युनिकेट करेंगे। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने और एस्टैब्लिशमेंट ने लगातार ही भरोसा जताया है कि सिक्योरिटी जम्मू एंड कश्मीर की अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे अंडर कंट्रोल है। क्या उसके बावजूद अगर सीईसी कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करके ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इलेक्शन कब करना है, तो दो ऑपोजिशन के जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वही सवाल करेंगे कि जब सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सीईसी को ही नहीं कन्विंस कर पा रहा सिक्योरिटी के बारे में, तो किसी और को कैसे कन्विंस करेगा? है कि इससे एक फिर नई बहस का आगाज हो जाएगा। अगर ये बात कही जा रही है कि हम मुनासिब वक्त पर सिक्योरिटी सिचुएशन को एसेस करते हुए ऐलान करेंगे, तो इसको किस तरह से लिया जाए? क्या ये माना जाए कि सिक्योरिटी शायद अभी साजगार नहीं है हालात, या फिर ये कि शायद हालात साजगार हैं, अनकरीब ऐलान हो सकता है चुनावों का? देखिए, अगर सिक्योरिटी सिचुएशन कंड्यूसिव होता तो सीईसी कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन का जिक्र वो शायद नहीं करते, वो सिर्फ इतना ही कहते ताकि इलेक्शन कमीशन इस मैटर को स्टडी कर रहा है। डिलिमिटेशन एक मुद्दा था, अब वो मुद्दा रिजॉल्व कर लिया गया है। तो सीईसी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि हम सही समय पर बताएंगे, बट क्योंकि उन्होंने ये बात जोड़ी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर हम सही वक्त पे डिसीजन लेंगे, तो ऑपोजिशन पार्टीज जो जम्मू एंड कश्मीर पर में है वो ये सवाल जरूर उठाएंगे कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं और सीईसी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर हम फ्यूचर में इस पे डिसीजन लेंगे, तो ये क्लेम कहाँ तक जायज है सरकार का कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है? तो ये एक पॉइंट शायद ऑपोजिशन को मिल गया है जिसमें वो सिक्योरिटी वाले मामले पे, लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले पे गवर्नमेंट को, एलजी को और एस्टैब्लिशमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में घेरने की कोशिश करेंगे। सवाल एक साथ ही साथ ये भी है कि उन्हें पॉइंट मिल गया, ये जरूर है, लेकिन दरअसल वो पॉइंट तो चाहते नहीं थे। वो तो चाहते थे कि टाइम फ्रेम चाहते थे, वो तो डेट इलेक्शन की तारीख चाहते थे जी। और ये अटकलें लग रही थी काफी वक्त से कि अभी इलेक्शन के लिए सेंटर की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है, और ये अटकलें इसलिए भी लग रही थी क्योंकि जो सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, जब आपने देखा कि अभी भी साउथ कश्मीर हो चाहे जम्मू का राजौरी इलाका हो,
ऑन एंड ऑफ टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो बात सही है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन ये सेंटर से हमें भी अंदाजा हो रहा था कि इस वक्त असेंबली इलेक्शंस के लिए सेंटर की तरफ से भी ग्रीन फ्लैग नहीं है, और वही रिफ्लेक्शन हमको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातों में भी दिखा। उन्होंने भी वही दर्शाया कि इस वक्त इलेक्शन कराने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। अरुणिमा, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 JKLH पर अपनी ये जानकारी जानने के लिए। तो उन्होंने कहा, जैसा कि आप सुन रहे थे, अरुणिमा हमारे साथ जुड़ी थी, एडिटर होम स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि पहले से अंदाजा उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अभी इमीडिएट या बहुत जल्दी में ऐसी कोई तारीख चुनाव को लेकर नहीं आएगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया है, इसके कई माने मतलब हालांकि निकाले जाएंगे, और खासतौर से अपोजिशन जमातों को एक मुद्दा मिल गया, जैसा कि अरुण ने कहा है कि उन्हें मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर या जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उस पर एक तरह से फिर से हमला बोलने का कि भाई अगर आपने सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं किया है। तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह बयान है, मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर करेंगे इलेक्शन का ऐलान, सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा ऐलान। इसके मतलब क्या हैं, अभी आगे और इस पर कई तरह की बातें और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बयान भी आगे आते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं अलग खबर की तरफ। व्हाइट ग्लोब की चेयरपर्सन शेख सबा ने श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। महबूबा मुफ्ती ने शेख सबा का खैर मकदम किया और कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में मजीद ख्वातीन को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि सियासत का मुस्तकबिल ख्वातीन का है। करगिल इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जो तकसीम के सियासत पर यकीन रखती है, करगिल इंतखाबात में अपना सबक सीख चुकी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को इस जीत पर मुबारकबाद दी। करगिल हिल काउंसिल के रिजल्ट आ गए हैं, वो बहुत ही जो है बहुत ही एनकरेजिंग है, जिसमें यहाँ की जो सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत ही बड़ी अक्सरियत से उन्होंने वहाँ जीत हासिल की है। और बीजेपी जो शुरू से ही लोगों को लड़ाने में, लोगों को का बंटवारे करने में यकीन रखती है, उनकी हार हुई है। और ये आने वाले वक्त का की तरफ इशारा करती है कि अगर सेक्युलर फोर्सेस पूरे मुल्क में इकट्ठे हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बीजेपी को हर महाज में हरा सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको हम लिए चलते हैं। चाहता हूं जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। उसके साथ साथ अपने तंजीम के साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कामयाबी न मेरी है, न नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये कामयाबी करगिल में मेरे तंजीम के जो साथी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखुन साहब से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, आउटगोइंग CEC करगिल फिरोज खान साहब और उनके साथ तमाम जो हमारी टीम है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और हमारी जो 12 सीटें हैं ये उनकी कामयाबी का नतीजा है। मैं वक्तन फवक्तन आप सबों के साथ जहां कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज की हुकूमत तैयार है,
न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने यह फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहां जी मुसलमान अक्सरियत है, इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो, तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहां बौद्धों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत यह है कि यह इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीजों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं है। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहां पे हुकूमत के तरफ से यह कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहां पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। मुझे बीजेपी से इसका ज्यादा गिला है नहीं। सियासी पार्टी है, हर चीज में अपना फायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब यह था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए हैं। और अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
बजाय ये कि वो आजादाना तरीके से अपने फैसले लें, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पे अपना फैसला ले रहे हैं। नहीं तो कोई जवाजियत नहीं बनती है कि इतने सालों के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते हो। अगर इस फेयर फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है तो हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहेंगे। क्या यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी हालात जो हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं कि अब आप इलेक्शन कर नहीं सकते हो? अगर बिगड़ गए हैं तो बताइए, क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया को यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। यहां करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने नंबर यहां दिए जा रहे हैं। अगर ये सब सच है तो फिर हमें बताइए ना, क्या फैक्टर है? आप किन फैक्टरों को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप बार बार ये जो है राजभवन या इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के लोगों को अपने हक से महरूम नहीं रख सकते। लोगों का हक है अपनी हुकूमत का फैसला करना। क्या हमें उतना हक नहीं है जितना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम को है? अगर वहां पे आज वक्त के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से आज ये मेरा सीधा सीधा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से है। मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के लोग आपसे सुनना चाहेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनाइंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर डेमोक्रेटिक राइट टू अ गवर्नमेंट? बिकॉज आई नीड ओनली रिमाइंड यू ऑफ योर ओन वर्ड्स अ फ्यू मंथ्स अगो, जहां पे इसी तरह एक सवाल के जवाब में आपने कहा था, यस वी रिकॉग्नाइज देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। उस वैक्यूम को भरने के लिए अब कौन से फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? हमें बता दीजिए। मैं शुरू में इतना ही कहना चाहता था, इसके बाद जो भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। बताइए ना। अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगर यहाँ पे आजादाना राय मालूम की जाए लोगों की, तो उनके बकौल यहाँ की 80% आबादी चाहती है कि इलेक्शन ना हो और ये जो इस वक्त जो इंतजामिया है, जो सिस्टम है, ये जारी रहे। ना, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम अगर आपने देखा होगा, लेकिन मैंने जरूर ये देखा है कि गवर्नर साहब को 80 का नंबर है उससे बड़ा शौक है। हर चीज में 80। मैं आपके साथ वो स्टेटमेंट्स और ट्वीट शेयर कर सकता हूं जिसमें 80,000 करोड़, 80% आबादी, 80 और क्या क्या था इसमें, मुझे वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, हर चीज में उनको कहीं ना कहीं 80 का नंबर नजर आता है। मेरी समझ में नहीं आता, जहां वो अपने पॉपुलैरिटी पे नंबर दे रहे थे तो 20% का कंसेशन क्यों? किस लिए? ना वो 100% सीधा कह देते, क्योंकि ये सर्वे किसी ने देखा नहीं। सर्वे कहां हुआ? आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों के जो स्ट्रिंगर्स हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं आपका स्ट्रिंगर मौजूद है। जरा अपने स्ट्रिंगरों से पूछिए ना, किस गांव में आके उन्होंने ये सवाल पूछा गवर्नर साहब के मुतालिक। और अगर यही सही है तो कल को फिर मोदी साहब भी ये कहेंगे कि 80% मुल्क की आबादी जो है मुझे पसंद करती है, मुझे इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। हाँ, 80 लाख टूरिस्ट, 80% आबादी, 80,000 करोड़, व्हाट वर द अदर 80 people not paying tax. हाँ, 80% आबादी टैक्स नहीं भरती, 80 लाख लोगों ने यहाँ यात्रा की, 1980s का फिल्म का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू 80% ऑफ J&K यूथ। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के स्टेटमेंट हैं। J&K टू गेट 80,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जापान टू फंड 80% ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग जॉब्स टू 80% ऑफ J&K's यूथ। गवर्नर साहब को 80 के अलावा कोई नंबर नजर नहीं आता। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली बार कोई सर्वे करें तो 80 के अलावा कोई नंबर उसमें से ढूंढ के निकालें, तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगी। Because 80% people